सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है जब सुअरी घर से भागी। फिर खेलेंगे एक खेल उलट पलट जिसमें हम सीखेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद मिलेंगे अलखपुरा की लड़कियों से लर्निंग विथ अलखपुरा गर्ल्स में। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे बिल को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे मापन की। उसके बाद सीखेंगे कैलेंडर की पहचान करना। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है स्वीट एंड सोर। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। खेल खेल में कुछ सीखने का वक्त हो गया है, इसके लिए कॉपी पेंसिल लेकर आ जाइए और चिपक कर टीवी से बैठ जाइए। अच्छा हाँ, इसी के साथ अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों को भी बुला लीजिएगा। सब साथ मिलकर देखेंगे तभी और मजा आएगा, है ना? शुरू करते हैं हिंदी से। और उसके बाद हम कुछ गणित की चीजें सीखेंगे। हिंदी में हम सबसे पहले कहानी सुनेंगे। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। बिट्टू के काका कोई कहानी सुना दीजिए। अभी सुनाता हूँ कहानी जिसका नाम है जब सुअरी घर से भागी। अब आप सुनिए कहानी तृप्ति से। जब सुअरी घर से भागी। लेखन रोहित कुलकर्णी, चित्रांकन प्रिया कुरियन, अनुवाद आरती स्मिथ, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। ललिता मिट्टी के एक शिल्पकार और कुम्हार मिनी सिंह की पालतू सुअरी थी। मिनी सिंह उसे बहुत प्यार करता था, इतना कि मनमानी करने पर भी वह ललिता को कुछ न कहता। कभी ललिता जमीन में गड्ढे खोद लेती तो कभी उसके डिब्बे का खाना हड़प जाती। यहाँ तक कि गौरी कुतिया को तंग करने पर भी वह कुछ न कहता। एक दिन ललिता बादाम के पेड़ से लटके झोले से खीरे पाने की कोशिश में लगी रही। झोले तक पहुंचने के लिए उसने अपने खुर उठाए और सीधी खड़ी हो गई। फिर थूथन ऊपर उठाकर खीरे तक पहुंचना चाहा। उसे लगा वह जिराफ जैसी हो गई है।
फुर 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 फुर, काव काव। दो बड़े और काले कौवे आसमान से नीचे उतरे और सिर हिला हिलाकर उसका साहस बढ़ाने लगे। टन 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 टन। ठीक उसी समय कुम्हार ने दरवाजे की घंटियां बज उठी। हर 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 फुर फुर। दरवाजा खुला। देख, ललिता ने खुश होकर आवाज निकाली। वह खीरे भूल गई, वह कौवे भूल गई, वह कुम्हार मिनी सिंह को भी भूल गई और गौरी को भी। ता धुम ता धुम, ता धुम 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 धुम। अपनी चाल में चलती, उछलती कूदती ललिता दरवाजे से बाहर निकल गई। ओ ओ ओम, ललिता ने थूथन ऊपर किया और खुली हवा को सूंघने लगी। रास्ते के बीचों बीच खड़ा यह रोए वाला जानवर कौन है? ये मुझसे लंबा है, इसके पैरों में गांठें हैं और बाल मटमैले, इसके कान लंबे हैं, पूंछ भी लंबी और चेहरा भी लंबा है। हर हर ललिता बोली। मुझे नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है, मगर भोलू गधे के पास किसी मिलनसार सुअरी के लिए समय नहीं था। वह पीछे मुड़ा और आई ओई ओई उफ, उसने ललिता को जोर से दुलत्ती मारी। यो वो फूफ, ठोकर खाकर ललिता चिल्लाई। आ उ ओ। ललिता धीरे धीरे कराती हुई आगे बढ़ने लगी। ता धुम ता धुम, ता धुम ता दा दा धुम ता धुम। इतना धीरे धीरे चलने वाला यह काला जानवर कौन है? इसकी नाक कितनी बड़ी है और दोनों सींग भी कितने बड़े बड़े। इसके पैरों के खुर चौड़े हैं, पीठ भी चौड़ी है और सिर भी कितना बड़ा। यह कहाँ जा रहा है? उ उ उम, हुम। ललिता की जासूस नाक हिलने लगी। भैंसा पानी से भरे तालाब की तरफ जा रहा है। ललिता भी अपना डर भूलकर उसी तरफ बढ़ी, लेकिन छप छपाक, छप छप छपाक छपाक। भैंसा आगे बढ़ा और सीधे तालाब में। उडब गुडब गुडब। भैंसे ने डुबकी लगाई और पानी उछलकर ललिता के ऊपर फैल गया। तालाब तो भैंसे से ही भर गया। अरे नहीं, ललिता निराश होकर वहां से चल पड़ी। ता धुम ता धुम, ता धुम ता दादा ढप, दादा ढप। एक मैला कुचैला कुत्ता जाने कहां से आ पहुंचा। वह गुर्राता हुआ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। गुर्र खुर्र। ललिता ने अपने खुर उठाए और तेजी से भागी, जितनी तेज वह भाग सकती थी। ता धुम ता धुम, ता धुम ता ठिस। उसने अपने आप को घनी झाड़ियों के बीच पाया। शूहुश 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 शूहुश। ललिता हांफने लगी। वह बहुत थक गई थी और अब उसे भूख भी लगने लगी। भन 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 भन। एक बदमाश मच्छर उसके आसपास मंडराने लगा। दूर हट, दूर हट, हट हट। ललिता अपना सिर हिलाने लगी। उसके कान भी फड़के, पूरी झाड़ी हिलने लगी। टप 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 टप। शहतूत की बरसात। उस पर शहतूत गिर गए थे। आहा, वह खुशी से झूम उठी। ललिता ने मजे ले लेकर शहतूत खाए, पके, रसीले और बिल्कुल कच्चे भी। उसकी नाक और जीभ हल्की बैंगनी हो गई। बुरी तरह थकी ललिता झाड़ियों पर ही लेट गई और तुरंत गहरी नींद में सो गई। उसने सपने में देखा खीरे दुलत्ती मार रहे हैं और गधे तैर रहे हैं। कल एक नया दिन होगा। कौन जाने कल क्या नया और मजेदार हो। एक बात तो पक्की है, ललिता का रोमांचक सफर अभी शुरू ही हुआ है। बच्चों,
आप भी इस कहानी पर 5 प्रश्न बनाइए और अपने दोस्तों के साथ उस पर चर्चा कीजिए। बिट्टू, किस तरह से कुर्सी पर बैठी हो? उलट मत जाना। उलट? काका ये लीजिए, अब ठीक से बैठ गई। भाग्यवान, तुम जानते हुए अनजान क्यों बनती रहती हो? आप बातें ही ऐसी करते हैं। अब नोक झोंक बंद कीजिए ना। फिर क्या किया जाए? अब खेल खेला जाए। हाँ, ये सही रहेगा। फिर उलट? फिर से उलट की बात कहाँ से आ गई? अरे काकी, पूरी बात तो सुन लीजिए। गुड। अब खेलते हैं खेल उलट पलट। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल उलट पलट। रन। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है? रन। तो देखते हैं रन कहाँ लिखा है। निजी, मंच, बोने, रन। यह लिखा है रन। अरे वाह। खुल। खुल। अब हमें खुल ढूंढना है। तो खुल, यह है खुल। कागा। कागा। अब हमें कागा ढूंढना है। तो यह है लंका, खोल, ताजी, कागा। यह है कागा। बहुत बढ़िया। ताजी। ताजी। ताजी यहाँ लिखा है। बोने। 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 निजी, मंच, बोने। यह लिखा है बोने। बहुत बढ़िया। निजी। निजी। निजी तो यहाँ लिखा है। लंका। लंका। लंका, मंच, लंका। लंका यहाँ लिखा है। अरे वाह। मंच। मंच। मंच तो यहाँ लिखा है। बिल्कुल सही। खोल। खोल। तो अब तो एक ही बचा। यहाँ लिखा है खोल। बहुत बढ़िया। अरे वाह। और यह क्या लिखा है? यह लिखा है इराक। तो अब आगे बढ़ते हैं। दाहिना। दाहिना। दाहिना, कमला, कुकना, निवाला, कोशिश, मुझे तो लग रहा है कि यह लिखा हुआ है दाहिना। देखते हैं। लाचारी। ओ, यह तो गलत हो गया। चलो अब क्या ढूंढना है उसे सुनते हैं। लाचारी। लाचारी। अब हमें लाचारी ढूंढना है। तो यह है कमला, लाचारी। यह है लाचारी। अरे वाह। लड़ाना। लड़ाना। लड़ाना कहाँ लिखा है? लिखित, कोशिश, देहात, लड़ाना। यहाँ लिखा है लड़ाना। बहुत बढ़िया। कमला। कमला। कमला तो यहाँ लिखा है। बहुत बढ़िया। लिखित। लिखित, यह है कूकना, निवाला, लिखित। तो यहाँ लिखा है लिखित। अरे वाह। कोशिश। कोशिश। कोशिश यहाँ लिखा है।
बिल्कुल सही। देहात, देहात, देहात यहाँ लिखा है। कूकना, कूकना, कूकना यहाँ पर लिखा है। निवाला, निवाला, निवाला यहाँ लिखा है। ओ, इस बार एक गलत हो गया, इसलिए जोकर हमें अंगूठा दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर से खेलते हैं। नवाब, नवाब, देखते हैं नवाब कहाँ लिखा है। दावत, मगर, लेखक, देवर, नवाब। यह लिखा है नवाब। अरे वाह। निशाना, निशाना, नौकरी, लेखक, मेमना, निशाना। यहाँ लिखा है निशाना। बहुत बढ़िया। नौकरी, नौकरी, नौकरी तो यहाँ लिखा है। दावत, 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 दावत यहाँ लिखा है। मगर, 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 मगर यहाँ लिखा है। बहुत बढ़िया। मेमना, मेमना, यह है लेखक मेमना। मेमना यहाँ लिखा है। अरे वाह। देवर, देवर, देवर कहाँ लिखा है? यहाँ नहीं है। देवर, देवर यहाँ लिखा है। अरे वाह। दागना, 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 दागना यहाँ लिखा है। लेखक, लेखक, अब तो एक ही बचा और यह लिखा है लेखक। बिल्कुल सही। अरे वाह। और यह लिखा है भारत। बहुत बढ़िया। आपसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। अच्छा, वह कैसे? उलट बोलते बोलते खेल जो खिलवा दिया। यही तो काका की खासियत है। वैसे तुम्हारी काकी आजकल मेरी हर बात पर नजर रखती है। नजर तो रखनी पड़ती है, नहीं रखें तो कुछ भी बोलकर बच नहीं जाएंगे आप। काका आप ये चाहते हैं कि काकी नजर न रखें। हाँ, पर ऐसा होने वाला नहीं है। आप मेरी नजरों से बच नहीं सकते हैं। बिट्टू, तुम हंसती ही रहोगी या मेरी मदद भी करोगी? बिटिया, तुम इनकी बातों में मत आना, तुम तो मेरी मदद करना। आप दोनों की नोकझोंक अभी खत्म करती हूँ। कोई दवा है तुम्हारे पास? बिटिया, दवा है तो दे ही दो। काका, नोकझोंक खत्म करने के लिए दवा तो नहीं, हाँ एक वीडियो जरूर दिखा सकती हूँ। अरे वाह, फिर दिखाओ। तो फिर देखिए। फुटबॉल। रेफरी। प्रत्येक मैच में एक रेफरी और 2 सहायक रेफरी होते हैं, जिन्हें लाइन्समैन भी कहा जाता है। रेफरी का काम होता है खेल और खिलाड़ियों पर नजर रखना, मैच की शुरुआत और अंत का इशारा करना, तय करना कि फाउल, फ्री किक या पेनाल्टी कब देनी है, और फाउल के लिए खिलाड़ियों को लाल या पीला कार्ड दिखाना। अगर गेंद टच लाइन के बाहर चली जाए या कोई खिलाड़ी ऑफ साइड हो तो इसका इशारा देना सहायक रेफरी का काम होता है। अगर कोई खिलाड़ी इस तरह खेले कि विपक्षी खिलाड़ी को चोट लगने का जोखिम हो तो उसे येलो कार्ड दिखाकर चेतावनी दी जाती है।
या रेड कार्ड दिखाकर खेल से बाहर कर दिया जाता है। रेड कार्ड मिला हुआ खिलाड़ी अगले मैच में भी नहीं खेल सकता। अगर किसी खिलाड़ी को 2 बार येलो कार्ड मिल जाए तो उसे रेड कार्ड दिखाकर खेल से बाहर कर दिया जाता है। फुटबॉल को समझना आसान है। फुटबॉल में शारीरिक बल, टीम वर्क और अन्य कई कौशलों की जरूरत होती है। यदि आपने 2-3 फुटबॉल मैच देखे हैं और आपने खेलना शुरू कर दिया है तो आप खेल के नियम खुद ही खुद समझ जाएंगे। तो चलिए फुटबॉल का आनंद लीजिए और तंदुरुस्त रहिए। बहुत बढ़िया। आपने देखा ना, नजर रखने के लिए एक रेफरी था। क्यों काका, पता चल गया होगा कि काकी आप पर नजर क्यों रखती है। पर मैं तो खेल खेलने में कोई भी गड़बड़ नहीं करता हूँ। पर खेल खिलवाने से बचने की कोशिश तो करते हैं। अब तो काका खेल खिलवाने के समय सतर्क रहेंगे, क्यों काका? ध्यान तो रखना पड़ेगा। नहीं तो मेरी नजरों से बच नहीं पाएंगे। बच्चों, आप भी फुटबॉल खेल के नियम के बारे में अपने दोस्तों और घर के सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए और अपनी और उनकी जानकारी बढ़ाइए। आज क्या सीखा? ए मुन्ना, क्या? आज क्या सीखा? ए पिंटू, हाँ? आज क्या सीखा? दादी ये देखो, बब्बन बंदर ये बहुत बदमाश है और ये इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखें? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। हिंदी तो हमने बहुत सारी खेल ली। अरे इतने सारे खेल में जो हिंदी की बातें सीखी तो हिंदी खेली ही ना। अब गणित खेलते हैं। गणित की जो चीजें आप सुनेंगे वो कॉपी में नोट करना भूलिएगा नहीं, ठीक है? गणित शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आइए समझते हैं बिल क्या होता है। देखिए, यह है दादी माँ और यह है मीना। तो दादी, हम दीपावली की मिठाई कब बनाएंगे, ऐसा मीना ने कहा। तो दादी बोली कि चलो आज हम दीपावली की खरीदारी करने जाते हैं। तो पहुंचे दिवाली की खरीदारी करने दुकान पर। दुकान का नाम भोलेनाथ किराना सेंटर है। चलो देखते हैं मीना और उसकी दादी ने दीपावली की कौन कौन सी चीजें खरीदी हैं। शक्कर ली है, पोहा लिया है, मैदा भी और रिफाइंड तेल भी, और ली है कुछ मीना के लिए चॉकलेट। तो दुकानदार ने मीना की दादी को बिल दिया। देखो, सबसे पहले दुकानदार ने लिखा यहाँ पर बिल का नंबर, और बिल का नंबर है 215। अब आप देख सकते हैं इस बिल पर आपको दुकान का नाम दिख रहा है। दुकान का नाम है भोलेनाथ किराना स्टोर, और इस दुकान के नाम के बिल्कुल नीचे है दुकान का पता। आप देख सकते हैं रामनगर, पटना, बिहार। यह दुकान का पता है। अब नीचे आते हैं और ग्राहक का नाम देखते हैं। तो यहाँ दिखेगा हमें ग्राहक का नाम।
तो दुकानदार ने ग्राहक का नाम क्या लिखा? इसके नाम से दादी ने सामान लिया और यह है मीना, तो ग्राहक का नाम हुआ मीना यादव। और जिस दिन सामान खरीदा और बिल दिया वह दिनांक यहाँ पर आएगी। तो 11/11/2020 यानी 11 नवंबर 2020। अब देखते हैं कि दादी ने कौन कौन से सामान खरीदे हैं। यहाँ पर क्रमांक 1 पर दादी ने सामान लिया शक्कर। शक्कर कितनी ली? तो यहाँ किलो में देखेंगे। शक्कर ली पूरे 5 किलो। किस दर से खरीदी? तो यह खरीदी 38 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। इस तरह 5 किलो शक्कर का मूल्य कितना हो गया? यह हो गया 190 रुपए। फिर दूसरा सामान खरीदा पोहा। पोहा कितने किलो लिया? तो 2 किलो खरीदा। 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पोहा लिया है, तो 2 किलो पोहा कितने रुपए का हो गया? यह हो गया 100 रुपए का। फिर क्या खरीदा? तो फिर लिया दादी ने मैदा। मैदा कितना लिया? 2.5 किलो मैदा 105 रुपए का हुआ। और अंत में इसके बाद दादी ने लिया रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल खरीदा 4 किलो। किस हिसाब से? 95 रुपए प्रति किलो के दर से। इस तरह 4 किलो आया 380 रुपए का। फिर आखिर में मीना ने खरीदी अपने लिए चॉकलेट। कितनी? सिर्फ एक चॉकलेट 20 रुपए की, तो 20 रुपए मीना ने दिए। इस तरह कुल मूल्य कितना हुआ? तो कुल हो गए 795 रुपए। यहाँ दुकानदार ने किया अपने हस्ताक्षर और पकड़ा दिया बिल दादी को। आओ अब बिल देख लिया आपने, कुछ सवालों के जवाब दो। ये रहा एक सवाल। मीना अपनी दादी के साथ दीपावली का सामान खरीदने कौन सी दुकान गई? हाँ, ये रहा दुकान का नाम, भोलेनाथ किराना स्टोर। अच्छा बताओ बिल का नंबर क्या है? बिल्कुल ठीक, ये रहा बिल का नंबर 215। अगला सवाल कि ग्राहक का नाम क्या है? तो ये रहा ग्राहक का नाम, मीना यादव। और दादी ने शक्कर कितने किलो खरीदी? हाँ, 5 किलो। और 1 किलो मैदा का मूल्य कितना है? तो ये रहा 1 किलो मैदा का मूल्य 42 रुपए है। और 4 किलो रिफाइंड तेल, इसका मूल्य कितना है? तो क्योंकि 1 किलो का 95 रुपए है, तो 4 किलो का होगा 380 रुपए। और दादी ने मीना के लिए क्या खरीदा? तो खरीदी चॉकलेट। अच्छा, कुल कितने रुपए का बिल हुआ? हाँ, कुल हुआ 795 रुपए का बिल। तो दोस्तों, जब भी दुकान जाएं, बिल लेना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं इस दिवाली हमारा एपिसोड, जो है वजन पहेली। सोचो, समझो और इसे हल करो। तो चलो, पहेली हल करने के लिए तैयार हैं आप सभी? मीना तो तैयार है। शुरू करते हैं पहेली। ध्यान से सुनो दोस्तों। अगर हमारे पास इस तरह की मिठाई की एक थाली है और उसके साथ एक और थाली है, साथ ही एक और मिठाई की थाली है, तो जब हम इनका वजन करते हैं तो पता चलता है कि यह 12 किलो के हैं। और अगर एक मिठाई की थाली और एक चकली की थाली लें और वजन करें तो वह 6 किलो का होता है। और अगर एक चकली और
एक जलेबी की थाली, दोनों का वजन करते हैं तो यह होता है 10 किलो। तो बताओ कि एक मिठाई की थाली और एक चकली की थाली और एक जलेबी की थाली, इन तीनों का मिलकर वजन कितना होगा? बताओ, क्या आपको इस पहेली का जवाब पता है? अच्छा, मीना को तो यह बहुत आसान लग रहा है, और आपको दोस्तों? चलो इसे मिलकर हल करें। तो देखिए, ये सब तो हमें पता है, यह हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है एक मीठा की थाली, एक चकली की थाली और एक जलेबी की थाली का वजन मिलाकर कितना है। तो सीधी सीधी बात है कि हमें एक थाली मीठा और दूसरा एक थाली चकली और एक थाली जलेबी, इन तीनों का वजन पता चल जाए तो यह निकालना बहुत ही आसान होगा। तो चलो हम इसका वजन करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह दिया हुआ है कि 12 किलो मीठा की थालियों का ही वजन है और थालियां तो बिल्कुल समान है, इसलिए हम करेंगे भाग 12 का 3 में। 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पर 4 है, यानी कि एक थाली का वजन 4 किलो है। बिल्कुल ठीक। तो एक थाली का वजन हमें पता है। अब यहाँ देखो, एक थाली और एक चकली वाली थाली है, दोनों का वजन मिलाकर 6 किलो हो रहा है। और यहाँ से क्योंकि अब हमें पता है कि मीठा जो है वह कितने वजन का है एक थाली में, तो आप कहेंगे 4 का। 4 किलो हमने अभी निकाला था, जिसमें यह चकली की थाली जोड़ने पर हो रहा है 6 किलो। इसका मतलब है कि 6 में से अगर 4 घटाए तो 2 मिल जाता है, यानी यह 2 क्या है? यह 2 किलो ये चकली है। तो हमें पता चला कि मीठा की थाली का वजन 4 किलो है और चकली की थाली का वजन यह 2 किलो। अब इस पहेली का तीसरा भाग हमें करना है हल। देखिए, एक चकली और एक जलेबी दोनों की थाली मिला दे तो होता है 10 किलो। ठीक है, और क्योंकि अब हमें पता है कि एक थाली चकली, इसका वजन कितना है, हमने अभी अभी निकाला, यह 2 किलो है। तो बस 2 किलो में अगर ये जलेबी का वजन जोड़ते हैं तो 10 किलो मिलता है दोस्तों। इसका मतलब 10 से 2 घटाने पर 8 किलो, और 8 किलो क्या हुआ? यानी 8 किलो ये जलेबी की थाली का वजन होगा। तो हमने निकाल लिया। एक मीठा की थाली का वजन कितना है? 4 किलो। फिर एक चकली वाली थाली, उसका वजन 2 किलो है, और जलेबी यह सबसे भारी है। देखो, दिख भी रहा है, बहुत सारी जलेबियां हैं। यह 8 किलो है। तो एक मीठा की थाली बराबर 4 किलो, एक चकली का वजन 2 किलो और इस जलेबी की थाली का वजन 8 किलो है। अब निकालना बिल्कुल आसान है। तीनों का वजन कितना हो गया? 14 किलो। 4 धन 2 धन 8 बराबर हो गए ना 14 किलो। तो ये लो, हमारी पहेली हल हो चुकी। यहाँ पर है 14 किलो। दोस्तों, आशा है आपको वजन पहेली समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं एक नई पहेली के साथ। ख्याल रखिए। गुड बाय। हेलो बच्चों, आइए कैलेंडर में छुट्टी देखना सीखते हैं। तो ये है एक कैलेंडर। इसमें देखकर कुछ समझ आ रहा है? देखो, हर महीने में छुट्टी है, यह हम पहचान सकते हैं। पर कैसे? जिस दिन त्योहार की छुट्टी होती है उस दिन तारीख होती है लाल रंग की। ठीक है,
देखो जरा, अब लाल रंग की तारीख आप देख सकते हो, ये रही। जैसे यहाँ पर 14 तारीख को छुट्टी है जनवरी में। तो क्या आप देखकर बता सकते हैं जनवरी में कौन से त्योहार हैं? अगर आप इस कैलेंडर को ध्यान से देखें तो लाल रंग से ये दिख रहे हैं 2 त्योहार। पहला मकर संक्रांति और दूसरा गणतंत्र दिवस। मकर संक्रांति 14 तारीख को और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। अब आते हैं हम फरवरी के कैलेंडर पर। अब बताओ, फरवरी में कौन सा त्योहार है? हाँ, ये शुक्रवार के दिन 21 तारीख को आपको एक त्योहार दिख रहा होगा लाल रंग से। यह है महाशिवरात्रि। चलो अब हम मार्च पर चलते हैं। देखो, मार्च के महीने में कौन सा त्योहार आपको दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 9 तारीख को कौन सा त्योहार है? हाँ, 9 तारीख को है होली। और होली तो हम सभी की पसंदीदा है। बड़ा मजा आता है होली खेलने में। अब आ चुके हैं हम अप्रैल के कैलेंडर में और यहाँ देखो, अप्रैल में कौन सा त्योहार है? ये दिखा हमें, अप्रैल में है राम नवमी। और अब हम पहुंचते हैं मई के महीने पर। बताओ, मई के महीने में कौन सा त्योहार है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, बिल्कुल ठीक, रमजान ईद मई के महीने में आती है दोस्तों। चलो अब अगस्त का कैलेंडर देख लेते हैं। अगस्त में भी कुछ त्योहार दिखाई दे रहे हैं। बताओ जरा, अगस्त में कौन सा त्योहार है? एक है रक्षाबंधन और दूसरा स्वतंत्रता दिन यानी स्वतंत्रता दिवस। अच्छा देखिए, रक्षाबंधन किस दिन है? रक्षाबंधन रविवार के दिन है और तारीख 2 है। और बात करें स्वतंत्रता दिवस की, तो स्वतंत्रता दिवस वह शनिवार के दिन है, वह भी 15 तारीख को। और अब अक्टूबर का महीना आया। चलो बताओ, अक्टूबर में कौन सा त्योहार है? आपको दिखाई दे रहे हैं 2 त्योहार। ध्यान से देखिए, ये रहे। अब बताओ कि कौन सा त्योहार है? हाँ, विजयादशमी और ईद-ए-मिलाद, ये दोनों ही अक्टूबर में हैं। और देखो तो, विजयादशमी किस दिन है? रविवार के दिन। और ईद-ए-मिलाद वह शुक्रवार के दिन है। क्या आप तारीख बता सकते हो? हाँ, रविवार के दिन विजयादशमी 25 तारीख को है और शुक्रवार के दिन ईद-ए-मिलाद है 30 तारीख को। अब आते हैं नवंबर के महीने पर। देखकर बताओ, नवंबर में कौन सा त्योहार है? हमने नवंबर में ही एक खूबसूरत सा त्योहार मनाया है और वह ये रहे। देखो, हमने दीपावली मनाया और गुरु नानक जयंती भी नवंबर में ही है। तो इस तरह नवंबर में है 2 त्योहार, एक दीपावली तो दूसरा गुरु नानक जयंती। और अब आता है दिसंबर का महीना यानी साल का सबसे अंतिम महीना, 12वां महीना। अब बताओ, दिसंबर में कौन सा त्योहार है? ये रहा, सब बच्चों का सबसे ज्यादा पसंदीदा, क्योंकि उन्हें बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं सैंटा से। यह त्योहार क्रिसमस है जो होता है दिसंबर को। दोस्तों, आशा है आपने कैलेंडर में त्योहार देखना सीख लिया। फिर मिलते हैं, गुड बाय।
और अब बारी है अभ्यास के लिए सवाल की। ये रहा सवाल दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस किस माह में मनाया जाता है? सोच समझकर जवाब दीजिए। घर पर कैलेंडर है ना, उसे ध्यान से देखिए और बताइए कि स्वतंत्रता दिवस किस माह में होता है। यह तो बहुत ही आसान सा सवाल है जिसका जवाब आप सभी को पता है। अगला सवाल है, कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण भारत में पहला लॉकडाउन कब किया गया था? किस तारीख को और किस महीने में? दोस्तों, कोरोना महामारी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिससे आज हमारा पूरा देश लड़ रहा है। आप मास्क जरूर पहनते होंगे जब कहीं भीड़-भाड़ वाले स्थान पर जाते होंगे, और हाँ, अपने हाथों को धुलना ना भूलें बार बार। यह सब बहुत जरूरी है। बताइए कि पहला लॉकडाउन कब लगाया गया था? अगला सवाल, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आप सभी अपने स्कूल में गणतंत्र दिवस जरूर मनाते होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे देश के लिए होता है। बताओ तो, यह किस माह में पड़ता है और कब मनाया जाता है? और अगला सवाल है कि छठ पूजा दिवाली के कितने दिनों बाद मनाई जाती है? छठ पूजा के बारे में आपने सुना ही होगा। कितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है यह पूजा। बड़े ही धूमधाम से महिलाएं इसे मनाती हैं। तो यह दिवाली के कितने दिनों बाद होती है? बताओ। और अब सवाल है कि विश्वकर्मा पूजा किस तारीख को की जाती है? सोच समझकर जवाब दो। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी, नहीं तो आप कैलेंडर में देख सकते हैं। देखकर जवाब दो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। आज की कहानी का नाम है स्वीट एंड सार। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी के लेखक है माधव चव्हाण और इस कहानी के चित्रकार है रुजुता घाटे। कहानी के नाम से लगता है कि यह कहानी मीठी और खट्टी चीजों के बारे में होगी। चलिए तो फिर सुनते हैं यह कहानी और पता करते हैं कि यह किस बारे में है। Tell me now, sweet and sour. Why is seawater salty? It tastes salty because there is salt in the sea. Is the chocolate sweet? It tastes sweet because there is sugar in it. Why is the lime sour? The acid in the lime makes it sour. Is there salt in tears? Yes, there is. Is there sugar in a mango? Yes, there is sugar in ripe mangoes. Is there acid in curds? Yes, there is some acid in curds. अरे वाह, यह कहानी तो मुझे बहुत पसंद आई। इस कहानी में समझाया गया है कि चीजें मीठी और खट्टी क्यों और कैसे होती है। मैं यह कहानी पक्का अपने परिवार वालों को पढ़कर सुनाऊंगी और खूब सारी शाबाशी भी लूंगी। आप भी यह कहानी अपने घर वालों को पढ़कर सुनाएं।
तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। अपने शारीरिक बनावट और स्वभाव के कारण ये बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काले बंदर की। ये मुख्य रूप से साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। शेर के मुंह जैसे ये बंदर के गर्दन पर शेर की तरह ही बड़े बड़े बाल होते हैं और एक पूंछ होती है जिस पर शेर जैसे ही बाल होते हैं, जिससे ये शेर जैसा ही दिखता है। ये देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और काफी चंचल होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में काले बंदरों का एक बहुत ही सुंदर एनक्लोजर बनाया गया है। नर काला बंदर मादा काले बंदर के अपेक्षा बड़े होते हैं। नर के शरीर की लंबाई 51 से 61 सेंटीमीटर होती है, जबकि मादा की लंबाई 46 सेंटीमीटर। इनके पूंछ की लंबाई 25 से 38 सेंटीमीटर तक होती है। ये सामाजिक जानवर होते हैं और हमेशा झुंड में रहते हैं, क्योंकि झुंड में ये खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। इनके समूह में सामान्यतः 12 से 20 काले बंदर होते हैं। वैसे तो इनकी 4 टांगे होती हैं, लेकिन ये अपने आगे की दोनों टांगों का इस्तेमाल हाथों की तरह करते हैं, चाहे खाना तोड़कर खाना हो या फिर एक डाली को पकड़कर दूसरी डाली पर छलांग लगाना हो। ये बहुत ही चालाक और समझदार होते हैं। ये सर्वहारी होते हैं, लेकिन इन्हें फल, फूल, पत्ते, सब्जी खाना ज्यादा पसंद है। कभी कभी ये कीड़े मकोड़े और पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। इनका जीवन काल 20 से 38 वर्षों का होता है और इनका वजन 3 से 10 किलोग्राम तक होता है। 6 महीने के गर्भकाल के बाद मादा काला बंदर एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लायन टेल मकाक एक इंडेमिक मकाक है जो वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और ये नेटिव टू इंडिया है और वर्ल्ड में कहीं और इसके पाए जाने की इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं है। लायन टेल मकाक एक मीडियम साइज़ का मकाक होता है और इनका पिक्यूलियर नेम इसलिए दिया गया है कि इनका जो टेल पोर्शन होता है उसमें एक टफ्ट पाया जाता है हेयर का, ब्राउन कलर का, जो लायन से मिलता जुलता है। इसके अतिरिक्त इनके मेल और फीमेल में गर्दन के किनारे ऐसे इनका बॉडी का कलर ब्लैक होता है, जो इनका मॉर्फोलॉजी है, और गर्दन के साइड में चारों तरफ सर पे बाल होता है, मेन होता है, जिसे मेन कहा जाता है, वो ब्राउन कलर का होता है, जो इसे एक अलग सा रूप देता है। लायन टेल मकाक हैं, ये अर्बोरियल इन नेचर होते हैं और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेमी एवरग्रीन और एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये ऊंचे वृक्षों पर रहना पसंद करते हैं और काफ़ी कम ही ज़मीन पे नीचे उतर कर आते हैं। इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो फीमेल होती हैं उनमें 4 साल में आ जाती है और मेल में लगभग 6 साल में आता है। बच्चे का वज़न जन्म के समय लगभग 450 ग्राम या 500 ग्राम के आसपास ही होता है और ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जनरली एक मेल के साथ बहुत सारी फीमेल रहती हैं और जो मेल होते हैं वो काफ़ी डोमिनेंट होते हैं। पटना जू में इनकी संख्या 2 है। लास्ट ईयर इन्हें वंडलूर जू से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया था। सामान्य बंदर, जिसे हम अक्सर गांवों में या कस्बों में अपने आसपास देखा करते हैं,
ये सभी प्रकार के जंगलों और आबादी वाले स्थानों के पास पाए जाते हैं। इन बंदरों के झुंड को ट्रूप्स कहा जाता है और हर ट्रूप या समूह में एक या एक से ज्यादा नर और मादा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। ये ज्यादातर फल, फूल, पत्ते और अनाज खाते हैं। मानव बस्तियों में ये लोगों के द्वारा दिए गए पके खाने को भी खा लेते हैं। आज हम लोग जिस जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बंदर, एक कॉमन बंदर जिसे रेसस मकाक भी कहा जाता है। इसकी शारीरिक अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो लिए इनका चेहरा जो है गुलाबी रंग का होता है, सुनहरे रंग का शरीर पे बाल होता है। इनके जो ग्रुप की खासियत होती है, इनके ग्रुप में मेल जो होते हैं एक होते हैं और जो मेल जो हैं दूसरे मेल को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं और इनके सब एडल्ट को भी ये अलाउ नहीं करते हैं अपने झुंड में। और एक मादा के साथ में इनका ये परिवार चलता है और इसके में झुंड इनका बढ़ता चला जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में रख रखाव के लिए इन्हें जो भोजन के रूप में दिया जाता है चना, मूंगफली, मौसमी फल दिया जाता है और ये ऋतु के हिसाब से संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके आहार में परिवर्तन होता है। जैसे गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूज इत्यादि हम लोग खीरा, ककड़ी इत्यादि प्रदान करते हैं। उसी तरह से जाड़े के मौसम में इन्हें शहद और गुड़ इत्यादि हम लोग देते हैं। इनके रख रखाव पे भी प्रतिदिन केजों की सफाई की जाती है हमारे पशुपालक के द्वारा। पूरा चारों तरफ से इनके पानी से पूरी धुलाई की जाती है। सब पूरा साफ करने के बाद में ही दर्शकों के लिए इन्हें खोला जाता है। पटना जू में आने वाले बच्चों के लिए ये एनक्लोजर उन्हें इन जानवरों के बारे में जानकारी के साथ साथ उनका भरपूर मनोरंजन भी करते हैं। शायद इसीलिए यहाँ आने वाले दर्शक इस एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।